हेलो गाइस। आज फिर से हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये हमारे घटना चक्र इतिहास का दूसरी सीरीज है। इसमें हम देखेंगे, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक। लेकिन मैंने सोचा कि क्वेश्चन के साथ अगर हमें सिलेबस भी मेमोराइज अच्छे से हो जाए तो चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जो सिलेबस का हमें पता नहीं रहता और हम चीज़ों को करते रहते हैं। ठीक। उसके बाद अगर एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक। तो इसमें हम ऐड ऑन क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन करने से पहले हम सिलेबस को मेमोराइज करेंगे। उसके बाद जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तभी एक बार सिलेबस को मेमोराइज करेंगे। तो इस वाली वीडियो में जब हम इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री की वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस को मेमोराइज करेंगे दोनों टाइम, वीडियो के पहले भी और वीडियो जब खत्म होगी उस टाइम। ठीक। चलो शुरू करते हैं। तो हमको मालूम है जैसे कि ये है हमारा प्राचीन इतिहास। ठीक। इस प्राचीन इतिहास में सबसे पहला आता है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल। ठीक। क्या है? पाषाण काल। सबसे पहले सिलेबस शुरू होता है पाषाण काल से। ठीक। उसके बाद सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। उसके बाद वैदिक काल। उसके बाद तीन चार धर्म आ जाते हैं। एक है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, एक शैव धर्म और भागवत धर्म। ठीक। तो सबसे पहला क्या है हमारा पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। उसके बाद वैदिक काल है। उसके बाद ये चार धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव और भागवत धर्म। ठीक। इसके बाद है हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशाएं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशाएं। उसके बाद है ये हमारा है यूनानी आक्रमण। उसके बाद मौर्य साम्राज्य। उसके बाद मौर्य उत्तर काल। ठीक। यहाँ पे हम फिर तीन को याद करते हैं, तीन दिन तक याद करेंगे। यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्य उत्तर काल। यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्य उत्तर काल। ठीक। उसके बाद हमारा आता है गुप्त एवं गुप्त उत्तर युग। उसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और दक्षिण भारत। ठीक। तो इस तीन में हमारा क्या आता है, पहला क्या है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, और प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम चार चीजों को देखेंगे, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। ठीक। उसके बाद हमारा आता है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार लास्ट का बच जाता है हमारा प्राचीन इतिहास में पूर्व मध्य काल या पूर्व मध्य काल। ठीक। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास में जो सिलेबस का टॉपिक है 1 से लेकर के 15 तक है। अब सिंगल टाइम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें याद हो जाए। ठीक। पहला है पाषाण काल, दूसरा है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, तीसरा है वैदिक काल, चौथा है बौद्ध धर्म, पांचवा है जैन धर्म, छठा है शैव भागवत धर्म, और सातवां है हमारा छठी शताब्दी से पूर्व राजनीतिक दशा, और आठवां है यूनानी आक्रमण, नौवां है मौर्य साम्राज्य, दसवां है मौर्य उत्तर काल, 11वां है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, और 12वां है प्राचीन प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, और 13वां है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में चार चीजें हैं, चोल, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। ठीक। और 14वां है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। और आखिरी का 15वां है पूर्व मध्यकाल। ठीक। तो इस तरह से प्राचीन इतिहास के जो टॉपिक्स है सिलेबस के वो ये 15 है। ठीक। उसके बाद जैसे कि मैं हमने बोला था कि मध्यकालीन का भी सिलेबस देख लेंगे। तो इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखते हैं अब हम। सबसे पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण पहला टॉपिक क्या है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ठीक। और दिल्ली सल्तनत में क्या है, गुलाम वंश। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश। अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। ठीक। फिर अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन को देखेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत का कला एवं स्थापत्य। अगला है दिल्ली सल्तनत का साहित्य। दिल्ली सल्तनत का साहित्य। अगला है दिल्ली सल्तनत विविध।
मतलब जो बची गई हो। दिल्ली सल्तनत का विविध। अगला टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अगला टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन अगला टॉपिक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। फिर नेक्स्ट है मुगल वंश। ठीक, जैसे दिल्ली सल्तनत था वैसे ही अब देखते हैं मुगल वंश के बारे में। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं और शेरशाह। पहला बाबर है, उसके बाद हुमायूं और शेरशाह। अगला टॉपिक है अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, अगला टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। 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 अगला टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य। अगला है मुगल काल विविध। मुगल काल विविध। अगला टॉपिक है सिख संप्रदाय। अगला टॉपिक है सिख संप्रदाय, फिर उसके बाद मराठा राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ। फिर उसके बाद है मुगल साम्राज्य का विघटन। इसके बाद है मुगल साम्राज्य का विघटन। और फिर से मध्यकालीन भारतीय इतिहास को रिवाइज कर देते हैं हम। ठीक, पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक, दूसरा दिल्ली सल्तनत, इसमें देखेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। फिर आता है दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध। ठीक, उसके बाद आता है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। इसके बाद है हमारा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। फिर अगला टॉपिक है हमारा, इसमें गई 13 मुगल वंश। मुगल वंश, इसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह। अगला टॉपिक हुमायूं और शेरशाह। फिर है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर उसके बाद है मुगल कालीन प्रशासन। मुगल कालीन प्रशासन, उसके बाद मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। अगला है मुगल कालीन विविध। मुगल कालीन विविध। फिर है मुगल काल विविध। ये मुगल कालीन साहित्य है। उसके बाद मुगल कालीन विविध। उसके बाद सिख संप्रदाय आ जाता है। उसके बाद मराठा और राज्य संघ हो जाता है। मराठा राज्य और संघ, मराठा राज्य और संघ। उसके बाद है मुगल साम्राज्य का विघटन। ठीक, तो इस तरह से हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सिलेबस देख लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, जहाँ से हमने शुरू किया था। तो ये थोड़ा लेंथी हो गया है, देखते हैं क्या सब आने वाला है हमारा। बस यहाँ से शुरू करना है हमको। इस टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। ठीक, टॉपिक का क्या नाम है? बौद्ध धर्म। ठीक, और इसके क्वेश्चंस देखते हैं और ट्राई करेंगे क्वेश्चन को याद करने का। आंसर पे ना फोकस करके क्वेश्चन को याद करें। अगर क्वेश्चन याद हो जाएगा जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा और उस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है वो भी समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं अब हम पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगला बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है बुद्ध के जीवन में? ठीक, महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है बुद्ध के जीवन से? तो इसका करेक्ट आंसर है गृह त्याग। उनका गृह त्याग। ठीक, गृह त्याग। बुद्ध का जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो गृह त्याग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक, क्वेश्चन याद करने की कोशिश कीजिए और समझने की भी। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी,
कोलिया वंश से संबंधित थी। ठीक, किससे? कोलिया वंश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ना इस क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध कहाँ जन्मे थे? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? मतलब बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? ठीक, बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? तो बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कोई नहीं है। ठीक, ऑप्शन में क्या? पार्थ, पार्थ, प्राक्षण, मिहिर और गुड़केश, है ना? इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। देखो यहाँ पे लिख रखा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेखों से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ठीक, किस अभिलेख से पता चलता है कि जो लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? किस राजवंश के अभिलेख से, किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी जो है वो बुद्ध का जन्म स्थान है? तो उसका करेक्ट आंसर है मौर्य। मौर्य राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि जो लुम्बिनी है ना वो बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। निम्नलिखित में से कौन एक शोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि कौन कौन से अशोक के कौन से अभिलेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रोमिन दई स्तंभ अभिलेख, रोमिन दई स्तंभ अभिलेख। रोमिन दई स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से, निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से अभिलेख सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक, कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। किस राजा के अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अशोक। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखते हैं महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ठीक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक, है ना? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? ठीक, अब महापरिनिर्वाण का राज्य पूछ लिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, मल राज्य में हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल राज्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है मल के। गणतंत्र मतलब होता है राज्य। उस समय राज्य को गणतंत्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ठीक, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका जो ऑप्शन है वो सारे गलत है। ऑप्शन में क्या है? कुशीनगर, कुशीनारा और सरावस्ती, लुम्बिनी, सारनाथ। ठीक, तो इसका इसमें इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है बोध गया। निर्वाण मतलब होता है बोध गया, जो कि इसमें से कहीं पे भी नहीं है, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कुशीनारा से वो निर्वाण है। ठीक, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया से हुई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। महापरिनिर्वाण 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 मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कुशीनगर में। ठीक, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 3 और 4 दोनों है। कौशल है ना, और मगध, ये दोनों राज्य जो है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित थे, कौशल भी और मगध भी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ठीक, दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सुबोध। सुबोध जो है वो अंतिम व्यक्ति था दीक्षा लेने वाला। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्ति में से कौन सा अंतिम था? तो बुद्ध रूपांतरित में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुबुद्ध। कौन? सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। इसमें कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? किसने? बुद्ध ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैशाली में। ठीक, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसमें निर्वाण की अवधारणा से सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक, कौन सा एक बुद्ध, कौन सा एक बुद्ध में बौद्ध मत में निर्वाण की, पेन चलना बंद हो गया, ठीक है, और निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। बुद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? बुद्ध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को ही बुद्ध गया के अंदर में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैंने अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु। बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? बुद्ध के एक गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है ज्ञान देना, किस स्थान पर किया था? ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब सारनाथ। ठीक, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना प्रथम प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन सी। ठीक, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ठीक, याद रहे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मेरा ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, मतलब महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था। कौन सा उपदेश? प्रथम उपदेश। उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? सारनाथ में किया गया था, ठीक। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे कहाँ पे? श्रावस्ती में, ठीक। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? बुद्ध बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? मतलब जब बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो उस समय किसका काल था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन का काल था, ठीक। कौशाम्बी इस समय किसके राज्यकाल में था? उदयन के, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हम देखते हैं बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम संगीत अध्यक्षता, प्रथम प्रथम एक मिनट तो मिटा देते हैं हिसाब से। प्रथम बुद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बुद्ध संगीति की, प्रथम बुद्ध बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन ए, महाकश्यप द्वारा, ठीक। प्रथम बुद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम बुद्ध संगीति के अध्यक्ष थे प्रथम बुद्ध, प्रथम बुद्ध संगीति के अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप, ऑप्शन बी, ठीक। महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। 31 में क्या है? प्रथम बुद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसके किस एक ने किया था? मतलब प्रथम बुद्ध परिषद का जो प्रथम बुद्ध परिषद का जो संचालन था वो किसने करा था, वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। प्रथम बुद्ध परिषद या फिर प्रथम बुद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम बुद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम प्रथम बुद्ध महासभा कहाँ आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर है राजगृह। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति या पहली महासभा आयोजित किया गया था, कहाँ पे? राजगृह में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है? राजगृह में ही है सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ अवस्थित है? राजगृह में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक। मतलब जो भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु के बाद या फिर महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ पे? राजगृह, जिसको आज राजगीर कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35। इसमें कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किस निम्नलिखित में से किसने की थी, ठीक। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित की थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वासुमित्र। वासुमित्र ने अध्यक्षता की थी तब जब कनिष्क के काल में कश्मीर में बौद्ध संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ? बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस राज्य में आयोजित की गई? किस राज्य में आयोजित की गई? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी कनिष्क के काल में बौद्ध सभा, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। इसमें कह रहा है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया, ठीक। चौथी बौद्ध जो संगीति हुई थी कश्मीर में वो किस शासक के शासनकाल में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी,
कनिष्क मतलब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी कश्मीर के अंदर में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 39। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रसिद्ध हुई थी, चतुर्थ चतुर्थ मतलब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें कह रहा है इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी या की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, कनिष्क। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में कराई थी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद क्या बोल रखा है कि कौन सी विशेषताएं महायान बुद्ध मत की है? महायान बुद्ध मत की विशेषता पूछ रखी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। 1 में क्या करे, बुद्ध में देवता देवता आरोपण, बुद्ध में देवता आरोपण, बुद्ध में देवता आरोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, मूर्ति उपासना अर्थात मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बुद्ध संगीति का सही कालक्रम बताना है। सही कालक्रम बताना है। चार स्थानों पे जो बुद्ध संगीति हुई थी उसका सही कालानुक्रम बताना है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले आएगा हमारा ये राजगिरी, उसके बाद आएगा ये वैशाली, उसके बाद आएगा हमारा पाटलिपुत्र, उसके बाद हमारा आएगा, ओह ये गलत हो गया, उसके बाद हमारा आएगा ये पाटलिपुत्र तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे कुंडलवन। ठीक, तो जो चार भोज संगीति हुई थी सबसे पहले राजगिरी में, र से राजगिरी, उसके बाद वैशाली, व से वैशाली, उसके बाद पी से पाटलिपुत्र, पी से पाटलिपुत्र, पी से पाटलिपुत्र, पी से पाटलिपुत्र, उसके बाद आखिरी का हुआ था कुंडलवन में। ठीक, तो सबसे पहले हमारा राजगिरी में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद कुंडलवन में। ठीक, बुद्ध की जो चार संगीतियां हुई थी उसमें सबसे पहला राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 43। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ? अभी हमने याद कर लिया था, कहाँ पे? वैशाली में। फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला है हमारा राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन, चौथा कुंडलवन। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? फिर से पूछ लिया, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ये भी किसके शासन काल में होता वो पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासन काल में? अजात शत्रु, अजात शत्रु के शासन काल में जो है वो पहला पहला बौद्ध समिति या समिति का आयोजन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित, प्रथम बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजगीर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? है ना, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो इसका देखते हैं ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, काला अशोक। ठीक, पहला बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के। पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति काला अशोक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चार स्थानों का नीचे उल्लेख स्तंभ एक स्तंभ दो को चिन्ह मिलाइए। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी,
मतलब एक ए वाले में 3 आ जाएगा, ठीक, और बी वाले में 2 ही रहेगा, और सी वाले में 1 आ जाएगा, और डी वाले में 4 का 4 ही रहेगा, ठीक। मतलब अब हम देखते हैं मिला करके। पहला जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ है। जन्म लुम्बिनी, जल मतलब जन्म, जल मतलब ज से जन्म, अल्लाह से लुम्बिनी, ठीक। प्रथम वचन, ये तो हमने बहुत बार देखा है। प्रथम वचन कहाँ गया था? सारनाथ में। प्रथम वचन सारनाथ, प्रथम वचन सारनाथ में देखा था। निधन, निधन कहाँ पे हुआ है? कुशीनगर में, ठीक। जन्मे लुम्बिनी में और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में, ठीक। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना को चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा द्वारा हुआ है, ठीक। मृग क्या मतलब? ये चलना बंद कर देता कभी कभी। किस घटना का चित्र मृग साहित्य चक्र के द्वारा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश को मृग साहित्य चक्र द्वारा दिखाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये मिलान में है, ये जन्म स्थान। अब देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 कह रहा है ये, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूचियों को नीचे दिए गए कुछ का उत्तर ज्ञात करना है। इसमें चिन्ह है और ये अर्थ है, ठीक। मतलब कुछ चिन्ह होगा, उसका क्या अर्थ होता होगा वो बताना है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। वैसे 4 2 1 3, 4 2 1 और इसका क्या है 3, जो दिख नहीं रहा हमको, ठीक। अब देख लेते हैं। तो जन्म, जन्म किस चीज का प्रतीक है? जन्म जो है वो कमल का प्रतीक है, ठीक। जन्म किसका प्रतीक है? कमल। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कमल का प्रतीक माना जाता है। और प्रथम वचन, प्रथम वचन किसका प्रतीक होता है? प्रथम वचन जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन का, ठीक। प्रथम प्रवचन जो होता है धर्म चक्र परिवर्तन का। महाबोधि, महाबोधि किसका है? बुद्धि वृक्ष, बोधि वृक्ष। महाबोधि किसका प्रतीक होता है? बोधि वृक्ष का। और बाकी हमारा एक रह गया, कौन सा है? त्याग। त्याग किसका प्रतीक है? घोड़ा, है ना। घोड़ा किस चीज का प्रतीक आ जाता है? त्याग का, ठीक। अगला क्वेश्चन, ठीक। अब इसको हम थोड़ा याद कर लेंगे, ठीक, याद करने की कोशिश करेंगे। जन्म कमल, जन्म का चिन्ह क्या होता है? कमल, ठीक, है ना। जब भी जन्म होगा कमल खिलेगा, जन्म हो जाएगा, ठीक। जन्म किसका प्रतीक है? कमल का। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है महाबोधि, किस चीज के लिए है? बोधि वृक्ष के लिए, महाबोधि बोधि वृक्ष के लिए है। और गृह त्याग, गृह त्याग जब भी आएगा तो लोग घर से बाहर पहले घोड़े से जाते थे, इसलिए गृह त्याग हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? क्या है? कर मापा लामा बुद्ध के संप्रदाय के किस वर्ग से है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कन यू कंग यूपा, कंग यूपा से है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कह रहा है महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही ढूंढना है। क्या करना है? कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब सारे के सारे ठीक है। पहला कह रहा है उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ठीक, है ना। कौन सा सही है उत्तर का चीजिए, चयन कीजिए। तो उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने दूसरा है उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की, ठीक, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, मानने से मना कर दिया था। चौथा, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ठीक, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, किसने? महात्मा बुद्ध ने, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक। बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जहां
महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, महाबोधि मंदिर बुद्ध गया में बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किसी इस पीढ़ी का है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पंचम पीढ़ी का है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 55। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। कौन सा बुद्ध का जो पवित्र स्थल है, कौन सा स्थल जो है वो बुद्ध के पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर है बोध गया। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आचरण की शुद्धता, आचरण की शुद्धता व पवित्रता, आचरण की शुद्धता व पवित्रता किससे संबंधित है, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवदत्त। देवदत्त जो है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहते थे। क्या नाम है, देवदत्त। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 58। इसको जूम करके देखते हैं 58। इसमें देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसको नामित किया। ठीक, मृत्यु के बाद जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसका नाम नामित किया था। ठीक, कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत मतलब बाद में बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि क्योंकि इसमें आंसर, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आनंद महाकश्यप उपाला, जबकि करेक्ट आंसर है इसका आनंद को बोला आनंद। तो इसका जो आंसर है इसके लिए आगे देख लेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस क्वेश्चन पे ध्यान दे लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसने बोला था गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, गौतम बुद्ध जो है अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, किसको बोला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है अष्टांग मार्ग की संकल्पना, अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना का अंग है, अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना का अंग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है, और उसका आंसर को लेकर के विविध है, फिर पढ़ लेते हैं हम। कह रहे वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। निम्न में से कौन सा सही है। ठीक, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, कई सारी चीजें हाँ कहीं नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। ठीक, इसमें कह रहा है ये, बुद्ध समय भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी, है ना। बुद्ध समय भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति है दी गई थी, है ना। तो कहाँ पे दी गई थी, वैशाली में दी गई थी। ठीक, स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक, कहाँ पे दी गई थी, वैशाली में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 62। त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह को क्या बोलते हैं, त्रिपिटका। ठीक, जिसमें तीन पिटक हो जाता है।
सुत पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बुद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा 65 कह रहा है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बुद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बुद्धों से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त है? नियम विनय है ना, जो नियम विनय से संबंधित है, तो वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन विनय पिटक। ठीक, बौद्ध संघ के जीवन के नियम है वो किस में दे रखा है? विनय पिटक में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन अभिधम पिटक है ना। यमक जो है वो किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो अभिधम वाला बुद्ध पिटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुत पिटक। सुत पिटक में नैतिक एवं सिद्धांत दिया गया है। सुत पिटक में नैतिक एवं सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मतलब बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न मतलब क्या होता है? त्रिरत्न मतलब बुद्ध धम्म और संघ। ठीक, त्रिपिटक का मतलब होता है त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में परवरन पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्या है? पवरन नामक समारोह को क्या बोले थे? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार कहाँ पे स्थित है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 72 विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ठीक, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? विश्व शांति स्तूप कहाँ? करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब सी राजगिरी में। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगिरी में है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 73। 73 में कह रहे हैं बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बुद्ध गया में है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बुद्ध गया में है निर्मित की गई थी, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। ठीक, बुद्ध की जो 80 फुट की जो बड़ी प्रतिमा बुद्ध गया में बनाया गया है वो जापानियों के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सांची। सांची एक ऐसा बुद्ध स्थल है जो बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं पर नहीं आधारित था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित स्तूपों का सही तिथि क्रम या कालानुक्रम क्या है? तो इसका इसका क्वेश्चन को लेकर के सर्कल लगाना पड़ेगा। इसमें दिन रखा है बरहू सांची अमरावती धमेक
इसमें क्या है, अमरावती, सांची, बरहू, धमेत, सांची, अमरावती है। ठीक, इसमें काल अनुक्रम पूछ रखा है, तो छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत है, अनात्मवाद सिद्धांत है का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब बौद्ध दर्शन का। अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन का है, इसमें ऑप्शन खराब कर रखे हैं, ये ई है, ई। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, इसमें देखते हैं संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्या का निम्न में से किससे संबंधित है। संसार जो है अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बुध, बुध से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसको, गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, नव बुद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। नव बुद्धवाद का प्रतिपादक कौन है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अंबेडकर। नव बुद्धवाद के प्रतिपादक कौन है, तो अंबेडकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है क्षणिकवाद का प्रतिपादक किसी ने किया। क्षणिकवाद का प्रतिपादक बुद्ध ने किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बुद्धिस्तव का प्रशस्त हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। सर एडविन सर एडविन अर्नाल्ड सर एडविन अर्नाल्ड सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पे आधारित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर आधारित है। किस पर आधारित है, ललित विस्तार। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 85, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक और अंतर निम्न से कौन सा है। तो कह रहा क्या, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय के सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। ठीक, देवी देवताओं की पूजा जो है वो महायान और हीनयान को आपस में अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 86, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, है ना। किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। ठीक, किस कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्रतिपादित हुआ या प्राप्त हुआ। का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मतलब कनिष्क के शासन काल में जो है गौतम बुद्ध जो है एक देवता के रूप में या देवता का स्थान प्राप्त कर लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया था वह कौन थी। ठीक, भारत में पहली जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया था वह थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बुद्ध की। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 88, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, तो करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म ने सबसे पहले मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। कह रहा है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा क्या है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धर्म चक्र। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो करेक्ट आंसर है कुषाण काल में। कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किस संबंधित है? किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक, भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इसमें कह रहा है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, किसकी कालंकित है? करेक्ट आंसर गुप्त काल के। ठीक, गुप्त काल से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है? सही सुमिलित है, कौन कौन से? तो ऑप्शन बी 1 और 3 जो है वो सही है, बाकी ये वाला गलत है। तो कह रहा है परिवर्जक, परिवर्जक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी। ठीक, परिवर्जक मतलब क्या होता है? परित्यागी व भ्रमणकारी। उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। और इसमें देख लेते हैं हम क्या है? परिवर्जक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी। श्रमण जो है भिक्षु साधु, श्रमण किसको कहते हैं? भिक्षु और साधु को। और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी को उपासक बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बुद्ध मत के लिए विस्तार से योगदान नहीं दिया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक, कह रहा है शासक ने, कौन से शासक ने बुद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया? कौन से शासक ने बुद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र ने। सुन ले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें और नीचे दिए गए कोटों से सही चूज कीजिए। कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब दोनों सही है, लेकिन जो दूसरा है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एक और। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित दिगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ये सारे सही सम्मिलित है, बाकी गलत है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, लोथल क्या है? लोथल क्या है? प्राचीन गोदी क्षेत्र। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, सारनाथ जो है बुद्ध का प्रथम उपदेश। नालंदा बुद्ध अधिगमन का महान पीठ। ठीक, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, महायान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से, किस अन्य नाम से जानते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है पद्म पानी। ठीक, महायान बुद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी के नाम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब इसमें कह रहा है कौन सा सही है? तो बी सही है, मतलब 2 और 3 ठीक है। कह रहा है लोकेतेश्वर वह संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा है। इसकी एक शाखा महासंघिका, महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा है जो महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण और ने महायान बुद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे? कौन सा बुद्ध जो है जो संसार को रक्षा करने के लिए आएंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैत्रेय। मैत्रेय जो है वो अवतार रूप से आएंगे और संसार को बचाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 102। इसमें कह रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2 और 3। कह रहे बुद्धिस्ट अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बुद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्त विलंबित करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 103। 103 कह रहा है बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रिय चित्रित चित्रकारी कारी है जो। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मतलब अजंता में है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 104 कह रहा है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य स्थित है ना? सर्वाधिक विकसित शैल्य चैत्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब कार्ले में स्थित है। कहाँ पे? कार्ले में। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंक मिलता है? 11 सिरों का बोधिसत्व का अंक मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कन्हारी का। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है विशुद्धिगम विशुद्धिमगम के रचयिता कौन है? विशुद्धि 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 मगय विशुद्धि मग का रचयिता बोध घोष है, बुद्ध घोष है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 107 कह रहा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बुद्ध भिक्षुकों को चीन भेजा गया था? किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था प्रथम शताब्दी में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब नागार्जुन को जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चीन भेजा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 108। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बुद्ध दार्शनिक कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन किससे संबंधित है? शून्यता से, शून्यता के सिद्धांत से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। नागार्जुन किस बुद्ध संप्रदाय से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माध्यमिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। मिलान करना है और सही सम्मिलित कौन सी वो बतानी है। सही सम्मिलित कितने सही सम्मिलित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जब देख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। इसका ऑप्शन क्वेश्चन है बुद्ध शिक्षा का केंद्र है। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। बुद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वल्लभी वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। कहाँ पे था विश्वविद्यालय? अवस्थित गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित स्थित था? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 113। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग। नालंदा विश्वविद्यालय कब बनाया गया था? गुप्त काल में बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 114। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त। ठीक। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय बनाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध है? किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। ये कथन निष्कर्ष है, कथन पढ़ते हैं पहले एक बार। कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ए जो है आर का अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है। ए और आर दोनों सही है और ए जो आर जो है एक अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा नव नालंदा महाविहार किसके लिए
विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान स्थान के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 118। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप विद्वान थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मतलब 2 3 4, 2 3 4। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था रखते हैं दोनों। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषाद, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषाद, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषाद, प्राणियों की हिंसा का निषाद, निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप विद्वान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप विद्वान थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मतलब 2 और 3। कह रहा है वेद प्रामाण्य के प्रति आस्था रखते थे, वेद प्रमाणे के प्रति आस्था रखते थे, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध और जैन दोनों में समान नहीं है, नहीं है। ठीक, आत्मदमन, बाकी ये सब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 121। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। कि दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी। मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। दुख निरोध का मार्ग है। दुख को मतलब कम किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 122। बुद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। नेक्स्ट तथा निष्कर्ष है, क्वेश्चन नंबर है 123। बुद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होते हैं कारण आत्मा की सत्ता नहीं है। क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एक गलत है और मतलब ए गलत है और आर सही, आत्मा की सत्ता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 124। कह रहा है बुद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बुद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब 1 2 3 है ना। सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए भी 1 2 3 और तीनों ठीक है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक श्लोकों को निम्न माना। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 125। कह रहा बुद्ध धर्म के विस्तार के कारण निम्नलिखित से सम्मिलित है, कारणों से सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे जो है वो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। धर्म की सादगी, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, दलितों के लिए विशेष अपील, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी भावना, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। मतलब ये नहीं है, बाकी सारे हैं 4 तक। ठीक। नेक्स्ट 1 2 4 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। प्रारंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ? ठीक। बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी, मतलब ओनली 2। ठीक। सर्वसत्ता, सर्वसत्तावादियों की मान्यता थी कि दृष्टि दृग्विषय फिनोमिना
कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें चैत्य और विहार में। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, विहार निवास स्थल होता है। ठीक, चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल, और विहार निवास स्थल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, कुछ शैलीकृत बुद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल होता है और जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 130 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और क्या कीजिए, सही सही ढूंढने के लिए बोला था। इसका करेक्ट आंसर है अपना सी, एक दो दोनों सही है। ठीक, कह रहा पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना 131, सुल्तानी युग बुद्ध की कौन सी शाखा से इससे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बुद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो करेक्ट आंसर से वज्रयान। ठीक, नेक्स्ट अगला अब देखते हैं कुछ बचा भी है कि खत्म। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये बौद्ध धर्म का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 131 क्वेश्चन थे और इस वीडियो को हम खत्म यही करते हैं, लेकिन इससे पहले हमने कहा था जब हम टॉपिक को क्लियर कर लेंगे तो आखिरी में हम इसके सिलेबस को दोबारा रिवाइज कर लेंगे, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों को। ठीक, ताकि याद हो जाए। पहला है देखो, प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक, कह रहा है पाषाण काल, सिंधु सभ्यता की संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भगवत धर्म, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आधुनिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मध्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। और कह रहा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत को क्या है, चोल चालुक्य, पल्लव, संगम युग। तो 14 क्या है, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अगला लास्ट है पूर्व मध्यकाल। तो इस तरह से प्राचीन खत्म। तो हम देखते हैं मध्यकालीन भारत इतिहास। पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक, चलो शुरू करते हैं, इसको मिटा के दोबारा से। क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो इसमें पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दूसरा दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। अगला है विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत कला स्थापत्य, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध। ठीक, अगला है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं शेरशाह, बाबर हुमायूं शेरशाह। ठीक, अगला है अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, अकबर जहांगीर शाहजहां औरंगजेब। मुगल कालीन प्रशासन, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला, मुगल कालीन साहित्य, मुगल कालीन साहित्य, मुगल काल विविध और सिख संप्रदाय, मराठा राज्य और संघ और मुगल साम्राज्य का विघटन। और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है दोबारा से सिलेबस को डिस्कस करके। ठीक, that's it.